बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कि कल वही चीज़ें हैं जो हमने पढ़ी हैं, दोबारा उसको प्रॉपरली समराइज किया। क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट, अगर हमारे पास दो वेक्टर्स हैं ए और बी, दोनों के दरमियान एंगल बन रहा है थीटा। एंगल क्या बन रहा है? थीटा। तो हम डिफाइन करते हैं कि क्रॉस प्रोडक्ट जो होगा वो एक नया वेक्टर होगा। क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी इज अ न्यू वेक्टर। फर्ज किया कि वो न्यू वेक्टर सी है, ए क्रॉस बी बोलो या सी बोलो, ठीक है। ए क्रॉस बी बराबर है सी के। अब मैंने कल जैसे कहा था, फर्ज किया कि ए का मैग्नीट्यूड 10 है, बी का मैग्नीट्यूड 5 है और ये जो एंगल है कितना है? 30 है। एंगल 30 है। वेक्टर, कोई भी वेक्टर अगर मैथमेटिकली लिखना है तो ये इक्वल होगा मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई बाय यूनिट वेक्टर। अब हम कह रहे हैं ए क्रॉस बी भी एक नया वेक्टर होगा, तो ए क्रॉस बी वेक्टर किसके बराबर होगा? ए क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ये मॉड लगा दिया, मल्टीप्लाई बाय यूनिट वेक्टर। अब ए क्रॉस बी की डेफिनेशन क्या कहती है कि जो मैग्नीट्यूड होगा वो बजाते खुद तीन चीज़ों का प्रोडक्ट होगा। डिटेल में कल समझा था। पहले वेक्टर का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई बाय दूसरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई बाय साइन ऑफ द एंगल। सही है। डायरेक्शन कैसे निकलेगी? राइट हैंड रूल से या स्क्रू रूल से? राइट हैंड रूल से या दोनों के लिए मैंने कहा था पहले प्लेन समझ लो कि प्लेन क्या होता है। याद है प्लेन क्या था? दोबारा से देखें, दोबारा, ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। हमारी जो रियल वर्ल्ड है वो 3 डायमेंशन है। रियल वर्ल्ड क्या है? इस कमरे में अगर देखें, नॉर्मली इसको बोलते हैं ब्लू मार्कर वाली डायरेक्शन को एक्स, तो ये हमारा एक्स है कमरे में। ब्लैक मार्कर को कहते हैं वाई, ये रेड मार्कर को कहते हैं जेड। तो ये 3 डायमेंशन है। मैं इस कमरे में एक्स में भी चल सकता हूँ, वाई में भी चल सकता हूँ और तो बेसिकली हम वाई में चलने के लिए थोड़ी हमें मेहनत करनी पड़ेगी। क्या करना पड़ेगा? पर लगाने पड़ेंगे या स्पाइडरमैन बनना पड़ेगा। यू और यू तो हम चल लेते हैं एक्स में और जेड में। ऊपर नीचे इंसान के लिए चढ़ना, थोड़ा सीढ़ियों पे चढ़ जाएंगे। बंदर की तरह रस्सी अगर बांध के चढ़ सकते हैं तो चढ़ जाएंगे। परिंदे अगर पर लगा के हम उड़ जाएं तो ऊपर चढ़ जाएंगे। वैसे हमारे लिए मुमकिन नहीं, लेकिन है तो नहीं तीसरी डायरेक्शन। अब अगर मैं इस z को हटा दूं तो मेरे पास रह गया x और y, जो आप ग्राफ आपने बनाए होंगे। तो जब भी 2 डायरेक्शंस रह जाती है, उस 2 डायरेक्शन में जो भी शेप होती है उसको क्या कहते हैं? प्लेन। नॉर्मली फ्लैट प्लेन, जैसे रेक्टेंगल होता है या स्क्वायर होता है, वो क्या कहलाता है? प्लेन। ये जो हमारा बोर्ड है पूरा, ये एक प्लेन है। x में जा सकता और z में नहीं जा सकता, तीसरी डायमेंशन नहीं है। तो इस प्लेन को अगर देखूं तो इसका मतलब है ये पूरी दीवार भी प्लेन है। और ये पूरी दीवार कौन सा प्लेन है? एक्स वाई। पिछले वाली दीवार भी क्या है? एक्स वाई। इसका मतलब में 6 प्लेन है ना। तो ये वाली दीवार और वो वाली दीवार, हमने जो एक्सिस लिए हैं एक्स और वाई, उसके हिसाब से ये दीवार और वो दीवार प्लेन है। हम व्हाइट बोर्ड भी क्या कह सकते हैं? ये भी एक्स और वाई प्लेन है। ऐसा ही आप अपनी कॉपी के पेज को भी कह सकते हैं एक्स और, तो आपकी कॉपी का पेज भी प्लेन है, उसमें आप ऊपर नहीं जा सकते। अब अगर मैं कहता हूं चलो मैं इसको ले आता हूं, इसको हटा देता हूं, x को मैंने हटा दिया, अब y रह गया और z रह गया। जब y और z रह गया तो अब इधर आ जाए ना, ये y है और ये z है, तो ये कौन सी दीवार बन रही है? ये राइट वाली दीवार या लेफ्ट वाली दीवार? अगेन अगर इस दीवार पे कोई चींटी जा रही है, वो बाहर तो नहीं आ सकती, वो x एक्सिस में, वो y में चल सकती है या z में चल सकती है, या दोनों में मिला के भी अगर चल रही है तो इस दीवार पे चल रही है, तीसरी डायरेक्शन में नहीं चल रही। ये दोनों भी प्लेन है। और अगर मैं इसको दोबारा ले आऊं और क्या हटा दूं? अब ब्लैक मार्कर हटा दूं, y एक्सिस हटा दूं, तो अब मेरा क्या बच गया? x और ये क्या रह गया? फर्श या छत, जो हम चल सकते हैं। फर्श पे हम चलते हैं ना। अब चाहे मैं सीधा x में जाऊं, सीधा y में जाऊं या यूं करके चलूं, लेकिन मैं इस प्लेन में चल रहा हूं। मैं इस प्लेन से ऊपर उठूंगा तो ये तीसरी डायरेक्शन आएगी। सही है। तो प्लेन 2 डायरेक्शंस में होती है और वो जो तीसरी डायरेक्शन होती है वो हमेशा प्लेन पे परपेंडिकुलर होती है।
जैसे ये हमारी फर्श वाला प्लेन है, ये फर्श वाला प्लेन मेरा हाथ है, ये मेरा हाथ फर्श है, इस पे मैं अगर कोई ये पेन रख दूं, ये पेन मेरे हाथ पे परपेंडिकुलर है, ये पेन मेरे हाथ पे क्या है, ऊपर भी, और ऊपर भी बन सकता है, और तो ये फर्श का प्लेन है। मेरा व्हाइट बोर्ड का ये प्लेन है, इस पे मैं अगर यूं रख दूं कोई रॉड, तो वो रॉड इस पे क्या है, वो बाहर भी आ सकता है और वो अंदर भी आ सकता है, लेकिन होगा क्या, परपेंडिकुलर। इसी तरह अगर मेरी ये वाली साइड है, ये वाली दीवार है, अगर मैं हाथ यूं रख दूं तो ये वाली दीवार है, इस पे ये क्या है, परपेंडिकुलर है, लेकिन ये परपेंडिकुलर पीछे भी निकल सकता है। कहने का मकसद ये, अगर आप ये पता चला लें कि प्लेन किस दो डायरेक्शन में, तीसरी डायरेक्शन उस पर क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। अब हमारा जो बोर्ड है, इसके हवाले से ये हमारा एक्स बन रहा है और ये हमारा वाई बन रहा है, समझाने के लिए। वैसे तो कोई भी हो सकता है, ये वाई और जेड भी लिख सकता हूं मैं, तो वाई अगर जेड लिखूंगा तो फिर थर्ड क्या होगा, एक्स होगा। अगर एक्स और वाई लिखूंगा तो थर्ड क्या होगा, जेड होगा। अगर एक्स और जेड लिखूंगा थर्ड क्या होगा, वाई होगा। आप नाम कोई भी दे सकते हैं ना। तो अगर आप इसको एक्स मानते हैं और इसको वाई मानते हैं, तो अब आपका थर्ड क्या है, जेड है। तो राइट हैंड रूल क्या था, राइट हैंड रूल ये था कि आप प्लेन के परपेंडिकुलर होगी डायरेक्शन, मैंने बताया था ना, प्लेन को तो परपेंडिकुलर होगी। राइट हैंड रूल ने क्या कहा था, पहले वेक्टर की डायरेक्शन में क्या करो, हाथ फैला दो, भिखमंगे बन जाओ। किसकी खातिर, फिजिक्स की, फॉर द लव ऑफ फिजिक्स, नॉट फॉर द लव ऑफ जूलिया बट फॉर द लव ऑफ फिजिक्स। ये चारों उंगलियां जुड़ी रहेंगी, अंगूठा अलग रहेगा। ये हमने एक रॉड रख दी है दोनों की टेल पे। अब आप एक ही डायरेक्शन में ये चारों उंगलियां रख दें, इस रॉड को पकड़ें, जो एंगल है उधर अपनी उंगलियों को घुमाएं, सही है, बी की डायरेक्शन में। तो ये बी की डायरेक्शन में मेरी उंगलियां क्या हो रही हैं, घूम रही हैं। मैंने रॉड को पकड़ लिया, मेरा थंब कहाँ आ रहा है, आउट ऑफ द प्लेन, आउट ऑफ द, सही है। ये तो राइट हैंड रूल है। स्क्रू रूल क्या था, स्क्रू रूल ये था कि ए से बी स्क्रू घुमाओ, ए से बी जब मैं स्क्रू घुमाऊंगा, हमारी कॉमन सेंस कहती है बाहर आएगा। एंटी क्लॉकवाइज स्क्रू हमेशा क्या आता है, बाहर आता है। तो स्क्रू रूल से भी मेरा डायरेक्शन बाहर की बनेगी, किसकी डायरेक्शन, ए क्रॉस बी की। और राइट हैंड रूल से भी मेरी डायरेक्शन क्या बनेगी, तो मैंने क्या लिखा है, डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग ए एंड बी। कौन सा प्लेन है, ये प्लेन है, ये मेरा ए क्रॉस बी अभी आ रहा है, चाहे राइट हैंड रूल है चाहे स्क्रू रूल है। यूजिंग राइट हैंड रूल और स्क्रू रूल, ए क्रॉस बी इज आउट ऑफ प्लेन, ठीक है। लेट यू बी द यूनिट वेक्टर आउट ऑफ प्लेन। फर्ज कर लिया कि इस प्लेन में एक यूनिट वेक्टर है, उसका नाम क्या है, यू। इसके परपेंडिकुलर एक यूनिट वेक्टर जो है उसका नाम क्या है, यू। तो मेरे ए क्रॉस बी की जो डायरेक्शन होगी वो इस प्लेन, इधर ये वाला, इस यू की डायरेक्शन में होगी। वेक्टर बराबर है मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई बाय उस परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मैंने यूनिट वेक्टर ले लिया यू, जो प्लेन की क्या है, परपेंडिकुलर है। जिस डायरेक्शन में यू होगा उसी डायरेक्शन में ए क्रॉस बी होगा। अभी मैं ड्रॉ नहीं कर सकता ना, तो नॉर्मली बुक्स में ऐसा करते हैं, वैसे गलत है, लेकिन वो ऐसा कर देते हैं कि यार हम ऊपर ड्रॉ कर देते हैं। एक्चुअल में तो ऊपर हमारा वाई एक्सिस है, लेकिन मैं फर्ज कर लेता हूं कि मैं जेड को यूं शो कर रहा हूं कि ये मेरा क्या है, ये मेरा यू है, यूनिट वेक्टर, और इसी यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन में ए क्रॉस बी है। लेकिन ये कहानी लिखी हुई है, यू है क्या, आउट ऑफ प्लेन, ऊपर नहीं है, इधर है। मैं इधर ड्रॉ नहीं कर सकता, इसलिए मैंने ऊपर बना दिया, लेकिन लिखा है मैंने ये क्या है, आउट ऑफ द प्लेन। तो अब मैंने इक्वेशन 1 में अपनी वैल्यूज पुट की, ए क्रॉस बी बराबर है ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला ये रहा। तो मैग्नीट्यूड की जगह क्या गया, ए बी साइन थीटा मल्टीप्लाई बाय यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर को हमने क्या नाम दिया, यू, यू, और यू है क्या, आउट ऑफ द प्लेन। तो मेरा फॉर्मूला बन गया ए क्रॉस बी बराबर ए बी साइन थीटा यू। वेक्टर बन गया पूरा, यू नहीं लगाऊंगा तो वेक्टर नहीं बनेगा। अब जो मैंने वैल्यूज ली थी उसके हिसाब से मैं आपको सॉल्व करके बता रहा हूं। कल हमने अलग अलग किया था दोनों को, ए की जगह 10, बी की जगह 5, थीटा की जगह, इन तीनों को मल्टीप्लाई करूंगा 25 आ जाएगा। तो मेरा आंसर क्या है, 25 यू।
तो 25 मेरे इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड हुआ जो बाहर आ रहा है, और वो वेक्टर है किस डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में u है, जिस डायरेक्शन में u है। अब a क्रॉस b को मैं एक नया नाम भी दे सकता हूं c। नॉर्मली यही होता है, दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करने से, मैं बता ना, ये तो जनरल डिस्कशन है। टॉर्क अगर याद हो मैट्रिक में पढ़ा होगा, टॉर्क क्या था, r क्रॉस f। तो a की जगह r, b की जगह f, और नया वेक्टर क्या आया, टॉर्क। यह भी हम पढ़ेंगे चैप्टर 5 में। तो अगर मैं कह दूं कि इसको मैं c नाम दे दूं, तो इसकी जगह क्या आ जाएगा, c। इसको अगर इक्वेशन 2 कह दें, बाकी फॉर्मूला वही है। c किसका क्रॉस प्रोडक्ट है, a और b का। तो मैग्नीट्यूड तो वही है, डायरेक्शन भी वही है, नाम चेंज हो गया कि अब a क्रॉस b को हम क्या नाम दे रहे हैं, c। ठीक है। अच्छा, एक मैंने इंपॉर्टेंट चीज और शायद बताई थी, अगर याद हो, कि एंगल विल बी द स्मॉलर एंगल। याद है, एंगल विल बी द स्मॉलर एंगल। ये जो थीटा है, जब दो लाइनें बन रही हैं तो एक एंगल ये बन रहा है, एक एंगल ये बन रहा है। हम ये वाला लेंगे क्योंकि ये छोटा है, क्योंकि ये, और जब ये छोटा है, चलें ये उतार लें, इसको दोबारा समझा देता हूं एंगल को भी, सुने, ठीक है। b क्रॉस a बिल्कुल वैसे ही निकलेगा जैसे हमने a क्रॉस b निकाला। ठीक है, वही दो वेक्टर्स हैं, वही प्लेन है, प्लेन भी चेंज नहीं हुआ, एक्स वाई प्लेन ही है, दोनों के दरम्यान एंगल भी वही है। सिर्फ ये कि a क्रॉस b नहीं है, b क्रॉस a, ऑर्डर चेंज हो गया। b पहले हो गया, a बाद में हो गया, b पहले हो गया, a बाद में हो गया। वही सारी कहानी चलेगी। क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ b एंड a इज अ न्यू वेक्टर से d, क्योंकि ये नया वेक्टर होगा, उसको c का है तो इसको क्या कह दिया, d। वही फॉर्मूला के वेक्टर बराबर होगा मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई बाय, तो b क्रॉस a बराबर होगा b क्रॉस a का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई बाय यूनिट वेक्टर। b क्रॉस a का मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड कैसे निकलता है, पहले वेक्टर का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई बाय दूसरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई बाय साइन ऑफ एंगल, एंगल वही है थीटा। अब देखिए, b है 5 और a है 10, तो अगर मैं a पहले लिख दूं यानी 10 पहले लिख दूं और b बाद में लिख दूं यानी 5, तो 10 मल्टीप्लाई बाय 5 हो जाएगा। और अगर यहां करता हूं तो 5 मल्टीप्लाई बाय 10 होगा, 5 मल्टीप्लाई बाय 10 का आंसर भी 50 होगा, 10 मल्टीप्लाई बाय 5 का आंसर भी। तो चाहे मैं इसको बी ए लिखूं, चाहे मैं इसको ए बी लिखूं, कोई फर्क, तो इसलिए बी ए कहने की जरूरत नहीं, इसको ए बी कह दो, तो मैग्नीट्यूड तो वही आएगा। जो ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड है वही बी क्रॉस, मैग्नीट्यूड में फर्क नहीं है, फर्क डायरेक्शन में। और डायरेक्शन में यहाँ ये मैं चेंज करना भूल गया, बी क्रॉस ए, डायरेक्शन ऑफ बी क्रॉस ए। अब डायरेक्शन के लिए वही होगा तो प्लेन के परपेंडिकुलर, किस प्लेन के परपेंडिकुलर, इस प्लेन के परपेंडिकुलर। अब ये हमारा प्लेन वही एक्स वाई प्लेन है, राइट हैंड रूल लगाएं, स्क्रू रूल लगाएं। अब मैंने बी से ए आना है और थीटा को देखना है, थीटा इस साइड से आना है, इस साइड से नहीं आना, क्योंकि मेरा एंगल ये रहा। अब अगर मैं बी की डायरेक्शन में उंगलियां फैलाता हूं तो मैं इधर नहीं आ सकता, हथेली से आना है, नीचे से नहीं आना है। ऐसे नहीं कि आपको सर इधर आ जाओ ना यार फिर तो वही निकल आएगा। मैंने इसको घुमाना है, अपनी ऊपर वाले हाथ के ऊपर वाले हिस्से को, नीचे वाले हिस्से को तो मैं खैर घुमा भी नहीं सकता, तो मुझे हाथ उल्टा करना पड़ेगा। ए से बी जाने के लिए तो ठीक है, बी से ए आने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, हाथ। अब मेरा अंगूठा कहाँ जा रहा है, इनटू द प्लेन। स्क्रू को भी देख लो, स्क्रू को अब मैंने बी से ए आना है, ऊपर से नीचे आना है, ऊपर से नीचे आना है, क्लॉकवाइज जाना है, तो स्क्रू क्या होगा, अंदर जाएगा। स्क्रू क्या होगा, तो यूजिंग राइट हैंड रूल और स्क्रू रूल, बी क्रॉस ए इज इनटू द प्लेन। जब आउट ऑफ प्लेन यू लिया है, कल समझाया था ना, आउट ऑफ प्लेन लिया है यू, आउट ऑफ प्लेन यू, इनटू द प्लेन क्या होगा, माइनस यू। नेगेटिव वेक्टर यही तो समझाया था कल, डायरेक्शन क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, तो फिर उस वेक्टर को क्या नाम देंगे, माइनस। तो इसलिए मैंने क्या कहा, माइनस यू अब होगा। अब यू तो ये वाला है, अंदर वाला क्या होगा, माइनस यू। तो बी क्रॉस ए क्या आया, बी क्रॉस ए का मैग्नीट्यूड, ये तो वही है,
मल्टीप्लाई बाय यूनिट वेक्टर प्लस यू नहीं है, क्या है, माइनस यू है। तो माइनस तो बाहर आ जाएगा, माइनस बाहर आ जाएगा, ए बी साइन थीटा यू आ गया। उसी तरह सॉल्व किया, आंसर तो वही आया 25 लियो, लेकिन माइनस की साइन के साथ। तो ए क्रॉस बी प्लस 25 इंटू यूनिट वेक्टर, बी क्रॉस ए माइनस, माइनस का मतलब ये डायरेक्शन क्या होगी, ये चेंज हो गई है। ए क्रॉस बी बाहर आ रहा है, बी क्रॉस ए अंदर जा रहा है, इसलिए दोनों बराबर नहीं है। ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल्स टू बी क्रॉस ए। ये उतार लें, फिर वो एंगल वाली बात में समझाता हूं, वैसे कल देखा था इसको, ठीक है। वो बाहर जाने के लिए हम यहाँ ये शो कर सकते हैं कि फर्ज किया यहाँ हमने ये लिया है। वैसे अगेन टेक्निकली ये गलत है, लेकिन हमारे सिंध बोर्ड वाले ऐसे ही करते हैं कि ये बी क्रॉस ए जो है ये इस वेक्टर की डायरेक्शन में, माइनस यू की डायरेक्शन में, प्लस यू ऊपर माइनस यू, ए क्रॉस बी ऊपर, ऊपर का एक्चुअल मतलब बाहर है और नीचे का मतलब अंदर है। ये इसीलिए कहते हैं ना, नकल के लिए अकल चाहिए ना। चेंज करना मैं ये भूल गया था भाई, इधर आउट ऑफ प्लेन नहीं है, इधर भी इनटू द प्लेन, माइनस यू। दो इंपॉर्टेंट चीज़ें नोट करने की हैं, कल भी हमने देखा था इसको, अब डिटेल में देखते हैं कि जब हम वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे तो दोनों वेक्टर्स की टेल जुड़ेगी, टेल से टेल जुड़ेगी, यहाँ हेड थे ना, ठीक है। ऐसे नहीं हो कि एक वेक्टर इधर हो दूसरा वेक्टर इधर हो और हम क्रॉस प्रोडक्ट, टेल से टेल मिलेगी तो एंगल बनेगा, ठीक है। टेल ऑफ बोथ वेक्टर्स और जॉइन टू डिफाइन क्रॉस प्रोडक्ट। दूसरी बात ये, एंगल थीटा इज चोजन टू बी द स्मॉलर एंगल बिटवीन वेक्टर्स। जब भी आप दो लाइनों को मिलाते हैं, किसी भी दो लाइनों को मिला लें, एक ये रही दूसरी ये रही, तो दो एंगल बनेंगे, एक इधर दूसरा इधर, एक क्लॉकवाइज दूसरा एंटी क्लॉकवाइज। अब एंगल हम कौन सा लेंगे, हम छोटे वाला एंगल लेंगे, सही है। अगर मैं पूरा चलूं, इसी लाइन पे पूरा चलूं तो ये कितना होता है 360। मैं इस लाइन से शुरू करूं और इसी लाइन पे वापस आ जाऊं तो पूरा एंगल कितना बनता है 360। अब देखिए मैंने कहा कि ये भाई अगर दो वेक्टर्स हैं, ए वही वाले ले लेते हैं, चलो ये ए है और ये बी है, इसके दरमियान दो एंगल्स हैं, एक एंगल 1 है दूसरा एंगल 2 है, दोनों को आप यूं ही चल रहे हैं, तो ये एंगल और ये एंगल क्या होंगे, ये मैंने लिख दिया। अगर मैं 1 को लेता हूं 30 डिग्री तो 2 क्या होगा, 1 को मैंने लिया 30 डिग्री तो 2 क्या हुआ, कैसे निकला ये 330, इसको 360 में से माइनस किया ना, टोटल 360 होता है। अगर मैं यहाँ से पूरा चलूँगा तो ये पूरा कितना होगा 360 डिग्री। अब 360 में से 30 निकल गया ना, तो बाकी क्या बचा 330। तो ये दूसरा एंगल कैसे निकल रहा है 360 में से माइनस होके। तो अगर ये 190 है यानी बी इधर आ गया 90 डिग्री पे, तो ये दूसरा क्या होगा 360 माइनस 90 क्या हो जाएगा 270। अब अगर ये 90 का मतलब ये कैसे हो जाएगा ना, 90 का क्या मतलब होगा, 90 का मतलब ये होगा ये ए है और ये बी है, परपेंडिकुलर हो जाएंगे। अब मैंने कहा कि ए और बी के दरमियान एंगल 150 हो गया, यानी 90 से ज़्यादा है 150 से कम है, इधर आ गया बी, ठीक है, ये 150 तकरीबन, ये 90। तो अब ये वाला एंगल क्या होगा 360 में से माइनस किया तो 210 बचेगा, तो ये दूसरा एंगल क्या होगा 210 होगा। अच्छा अगर मैं इसको 180 ले लूँ तो दूसरा भी क्या हो जाएगा 180 होगा, 360 में से माइनस होगा। और अगर मैं इसको 181 ले लूँ तो 360 में से जब 181 माइनस होगा तो क्या बचेगा 179। थीटा हम किसको मानेंगे, जो स्मॉलर होगा। इस केस में 30 स्मॉलर है, 90 स्मॉलर है, 150 स्मॉलर है, ये दोनों तो सेम हो गए, यानी इनमें हम 1 वाले को ही कहेंगे कि हमारा थीटा है। लेकिन जो आखिरी केस है
थोड़ा सा आपने इसको टेढ़ा कर दिया, अब ये 181 है और ये 170, आप इसको थीटा नहीं बोलोगे, इसको थीटा बोलोगे। अब ऊपर वाले को थीटा नहीं बोलोगे, किसको थीटा बोलोगे? नीचे वाले को थीटा बोलोगे। ठीक है, सही है। तो थीटा विल बी द स्मॉलर एंगल, और जब आप कह रहे हैं कि थीटा इज द स्मॉलर एंगल, इसका ऑटोमेटिकली मतलब ये है कि वो 180 से बड़ा नहीं हो सकता, क्योंकि जैसे ही एक 180 से बड़ा होगा दूसरा 180 से छोटा हो जाएगा। तो दोनों में से एक लाजमन 180 से क्या होगा? छोटा होगा, और वही आपका एंगल होगा, वही आपका एंगल। थीटा इज चोजन टू बी द स्मॉलर एंगल। देख रहे हो, दो एंगल, दो एंगल, दो एंगल, दो एंगल, हमेशा दोनों में से एक 180 से छोटा है। तो जो छोटा होगा उसको हम थीटा बोलेंगे, दूसरे वाले को थीटा नहीं बोलेंगे। यानी ए क्रॉस बी का एंगल 180 से बड़ा नहीं हो सकता। अगर आपने ले लिया तो फिजिक्स का गला आपने घूंट दिया। अगर आपने कहा फर्ज किया एंगल कितना ए क्रॉस बी का 200 डिग्री, फिजिक्स मर गई। फिजिक्स कहती है बेटा एंगल 180 से बड़ा हो ही नहीं सकता। सही है।